वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या फ्रैक्शनल फंक्शन भी बोल सकते हैं अपन लोग इसको, है ना भाई। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कर्ली ब्रेसेस से। जो अपन लोगों ने पहले जीआईएफ पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको स्क्वायर ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते थे। इसको अपन लोग कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि मान लो f ऑफ x इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में x है, और वो क्वेश्चन में बोलेगा भी कि ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये फ्रैक्शनल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, है ना भाई, या डिनोट कर रहा है। जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक आपको कर्ली को फ्रैक्शनल नहीं मानना है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो इसको कर्ली से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है भाई x माइनस डब्बे में x, मतलब gi ऑफ fx। मतलब ये जो चीज आई है ये GIF पे ही डिपेंड करेगी। ये किस पे डिपेंड करेगी? GIF पे ही डिपेंड करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन लोग यदि इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें, अगर यदि आपकी x की वैल्यू 0 से बड़ी है या इक्वल है और 1 से छोटी है, तो बताओ क्या आएगा? सोचो जरा, आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो कितना आएगा बताओ? जो है x। ये तो x तो ऐसे ही कैसा रहेगा, लेकिन जो डब्बा है ना वो 0 पे 0 देगा, 0.9 पे भी क्या देगा? 0 देगा। मतलब x ही आएगा अकेला, और कुछ भी नहीं आएगा। अगर मान लो आपकी वैल्यू x मतलब 1 से लेस देन इक्वल टू में x एंड लेस देन 2 है, तो बताओ कितना आएगा? कितना जाएगा? x तो फिक्स है ना, x तो फिक्स रहेगा, x तो ऐसे ही कैसा है। जो GIF है वो इंटीजर वैल्यू देगा, तो 1 रखने पे क्या देगा? 1 1.5 पे भी क्या देगा? और 1.9 पे भी कितना देगा? x माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 कर दे, तो बताओ क्या जाएगा? 2 रखोगे तो क्या देगा? 2, और 2.1 पे भी 2, 2.9 पे भी 2। समझ ही गए। ऐसे अपन बहुत सारे बना सकते हैं, और भी, और माइनस में भी बना सकते हैं ऊपर, ठीक है ना। तो ये कहानी है इसकी फ्रैक्शनल की। मतलब आपको GIF अगर यदि आता है तो फ्रैक्शनल में आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये वही पुरानी वैल्यू अपन लोगों को देगा, ठीक है ना। अपन लोग अब और आगे देखते हैं। अब अगर मान लो आपको डायरेक्टली पता करना हो कि फ्रैक्शनल ऑफ 2.3 की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं आपको बता दूं, इसकी वैल्यू आएगी 0.3। कैसे आएगी? अब फॉर्मूला आके देखो। इसका फॉर्मूला कहता है 2.3 ऐसे ही कैसा, माइनस डब्बे में 2.3, और डब्बे में 2.3 आपको कितना दे देगा भाई? 2। तो 2.3 माइनस 2 करोगे तो 0.3 आएगा, है ना। ऐसे ही आप जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, है ना, 293.8 लिख दिया, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका 0.8 आएगा। समझ ही गए, जैसे इधर आया वैसे ही इधर आ जाएगा। अगर मैं फ्रैक्शनल में 10.6 लिख दूं तो कितना आएगा भाई? 0.6 आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जब माइनस में फ्रैक्शनल में वैल्यू आती है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है। जैसे कि मान लो फ्रैक्शनल के अंदर आपने लिख दिया माइनस, है ना, 2.8, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा 2.8 की यहाँ पे 2.7 ले लेते हैं, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका आएगा 0.3 प्लस में। यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स वाला काम कर जाता है। मतलब 7 है ना, 7 में क्या और ऐड करने पे 10 बनेगा? 3। तो ऐसे होता है यहाँ पे। ये 7 है ना, 0.7 मान के चलो। आप सोच रहे हो कि 0.7 आना चाहिए, नहीं, ये 0.7 में क्या और ऐड करेंगे वो 1 बन जाए 0.3, तो 0.3 आएगा। ऐसा क्यों? सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है? माइनस 2.7 है कि नहीं, और माइनस डब्बे में माइनस 2.7, यही है ना कहानी। अच्छा, डब्बे में माइनस 2.7 की वैल्यू कितनी होगी? -3, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +3। तो 3 माइनस 2.7 करोगे तो 0.3 आएगा। आ गई ना बात समझ में? तो ये रीजन है यहाँ पर कि माइनस में जो वैल्यू है वो 0.3 की हो जाती है। और भी आप एग्जांपल देख सकते हो इसके, जैसे कि फ्रैक्शनल में मैं लिख देता हूँ माइनस 194 पॉइंट, मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना 8, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 0.2 आएगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो ये कहानी होगी। इनमें से कुछ लिख लो, मैंने थोड़े से ज्यादा लिख दिए, आप थोड़े बहुत लिख लें चलेगा। अब अपन लोग बात करेंगे फिर इसके बाद में इनके डायग्राम्स की, ठीक है। ग्राफ की बात करते हैं अपन लोग फ्रैक्शनल की। तो फ्रैक्शनल का जो ग्राफ होता है वो कैसा बनेगा देखें जरा, ठीक है ना। पहली चीज तो ये ध्यान में रख लो कि इंटीजर पे ये आपको 0 ही देगा। फ्रैक्शनल जो है वो इंटीजर पे क्या देगा? 0 देगा। जैसे मान लो आपने 2 रखा तो डब्बे में भी 2 आएगा, तो ये 0 ही आएगा। 3 रखोगे तो डब्बे में भी 3 आएगा, तो डब्बे में 3 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। तो 3 माइनस 3 आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, है ना भाई। तो जैसे अपन लोग यहाँ पे 0 पुट करने वाले हैं, तो x की जगह पे सबसे पहले मैंने 0 रखा, तो कितना आया? 0 ही आएगा, है ना भाई। अच्छा, 0.1 रखेंगे तो क्या आएगा? 0.1।
0.5 पे 0.5 शॉर्टकट से चलेंगे, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले थ्योरी बताई थी ना कि 1.5 पे 0.5 देता है, तो 0.5 पे कितना देगा, 0.5 ही देगा। 0.8 पे 0.8 देगा, है ना भाई। 0.9 पे 0.9, और जैसे ही आप 1 रखोगे तो 1 दे देगा, है ना भाई। 1 रखोगे तो क्या दे देगा, वो 1 दे देगा। ये मान लो 0.8 पे 0.8, 0.5 पे 0.5, तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। 0.9 पे 0.9, लेकिन जैसे ही आपने 1 रखा, ये 1 वाली लाइन है ना भाई। 0.9 पे क्या मिल गया, 0.9, मतलब 1 रखने पे 1 नहीं मिलेगा, खाली गोला, मतलब 1 रखने पे 1 नहीं मिला। 0.9 रखने पे तो 0.9 तक चले गए, लेकिन जैसे ही आपने 1 रखा तो क्या मिलेगा, अगेन 0, क्योंकि 1 माइनस डब्बे में 1 क्या देता है, 1 देता है, तो 1 माइनस 1 0, इंटीजर पे 0 वैल्यू दे देता है, तो अगेन फिर 1 से 0 पे रिपीट आ जाएगा वापस, ठीक है कि नहीं। फिर अपन लोग 1.1 रखेंगे तो क्या देगा, अगेन 0.1, 1.2 पे 0.2, 1.5 पे 0.5, 1.8 पे 0.8, और जैसे ही अपन लोग 1.9 रखेंगे तो 1.9 पे ये कितना देगा बताओ, 0.9 दे देगा। 1.9 पे कितना देगा, 0.9, और जैसे ही आप 2 रखोगे, जैसे ही आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो फिर से वो अगेन क्या दे देगा, 0। अब तो समझ में आ गया होगा ग्राफ के कैसा चलने वाला है। ये बार बार इस तरीके से ग्राफ चलता चला जाता है, ऐसा, ये खाली गोला, फिर इधर भरा हुआ गोला आएगा, फिर इस तरीके से लाइन जाएगी, ये आपका 4 होगा, इधर फिर से अगेन खाली गोला, ठीक है ना। ऐसे ही इधर भी माइनस में भी वैल्यू रख के देख लेना आप लोग, इसी तरीके से ग्राफ आपका चलता चला जाएगा। बनाऊं क्या माइनस में, या समझ गए, यही बनेगा, ठीक है ना। तो यही आपका ग्राफ होने वाला है। तो अगर यदि अपन लोग बात करें इसकी डोमेन की और रेंज की, तो डोमेन तो कैपिटल आर है, क्योंकि ये कभी भी नॉट डिफाइंड तो है नहीं, लेकिन जो रेंज है ना, वो बताओ कितनी होगी, रेंज कितनी होगी, 0 पे तो क्लोज है, लेकिन 1 पे क्या है, ओपन है। देख सकते हो y की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रही है, 1 है, और 1 पे क्या है, ओपन है, क्योंकि 1 हो ही नहीं पा रहा, इंटीजर पे वापस 0 वैल्यू दे दे रहा था अपन को, है ना भाई। 1.9 तक तो पहुंच गया था, 0.999 तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही इंटीजर रखोगे वो 0 पे जाएगा वापस, ठीक है ना भाई। तो रेंज बड़े काम की चीज है, इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना भाई। देखो डोमेन रेंज सबकी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इसी के अकेले इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और इसमें नई निकलने वाली है, और वो है पैरियोडिक, ठीक है भाई। क्या है भाई, पैरियोडिक। ये एक पैरियोडिक फंक्शन है। क्यों है ये पैरियोडिक फंक्शन, बताओ, क्योंकि ये फिक्स इंटरवल के बाद वापस वैसे क्या वैसा चल रहा है ना भाई। देखो ऐसा चला, फिर वैसे ही चला, फिर वैसे ही चला, फिर वैसे ही चला। अच्छा आप बोलोगे सर जीआईएफ भी तो वैसे ही चल रहा था, नहीं, जीआईएफ थोड़ा ऊपर, हर बार ऊपर ऊपर चलता चला जा रहा था, उसी पोजीशन पे अगर वो रिपीट होता तो वो पैरियोडिक हो जाता, लेकिन जीआईएफ पैरियोडिक क्यों नहीं था, वो पोजीशन बदल रहा था अपनी। इसकी पोजीशन देखो, जैसा ग्राफ एक बार चला, वैसे ही दोबारा, वैसे ही अगेन दोबारा, वैसे ही अगेन दोबारा, तो कितने इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है, 1। हर एक 1 इंटरवल के बाद ये क्या हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है, मतलब हर एक इंटीजर के बाद ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो अपन लोग लिख देंगे फ्रैक्शनल, है ना। ये क्या होता है, एक पैरियोडिक फंक्शन होता है, इट इज द पैरियोडिक विद पीरियड 1, इट इज द पैरियोडिक विद पीरियड 1। और इस चीज का यूज जो है ना अपन लोग कहां पे करेंगे, इस चीज का यूज अपन लोग जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें करेंगे। 12th में नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है 12th के, लेकिन अपन को तो पढ़ना है ना भाई। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन लोगों को ये चीज पढ़ना है आगे चल के, और पीरियड भी आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी अपन लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ना है वो तो, एंड में बिल्कुल लास्ट में। बात करेंगे अपन लोग इसकी फ्रैक्शनल की प्रॉपर्टीज की। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपने एक बार फ्रैक्शनल ले लिया, उसका आप दोबारा भी फ्रैक्शनल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार जो फ्रैक्शनल लिया वही वैल्यू आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2.3 है, आप उसका फ्रैक्शनल हजारों बार लेते चले जाओ, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा। आप एक बार फ्रैक्शन लोगे उसका तो आपको क्या मिलेगा भाई, ये 3 बार फ्रैक्शन ले रहा हूं मैं, पहली बार फ्रैक्शन लोगे 2.3 कितना देगा, 0.3, अगेन 0.3 का फ्रैक्शन कितना, 0.3, फिर से अगेन 0.3 का फ्रैक्शनल कितना, 0.3। मतलब आपने जो एक बार फ्रैक्शनल लिया, अब उसको 10 बार फ्रैक्शन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहली बार में फ्रैक्शन जो वैल्यू दे रहा है वही आपको वैल्यू अगली बार भी मिलेगी, ठीक है कि नहीं।
सेम एज पहले पढ़ा। हाँ बिल्कुल भाई, वही कहानी है। चलो देखो आगे, सेकंड है। सेकंड कहानी क्या है भाई, देखें अगर यदि मैं फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है मेरे पास में, और अगर मैं उसका GIF ले लूं तो बताओ कितना आएगा। पहले हम इसकी रेंज के बारे में सोचेंगे। फ्रैक्शनल की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? 0 से 1 के बीच में, और 1 पे क्या है? ओपन है। तो फ्रैक्शन डब्बे के अंदर अगर 0 आएगा तो क्या देगा आउटपुट? 0 ही देगा। ये जब डब्बा है बाहर, ध्यान रखना GIF है। फ्रैक्शनल का मैं GIF ले रहा हूं, और फ्रैक्शनल की रेंज होती है 0 to 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी। मतलब x की प्लेस में कुछ भी रखोगे, आप लोगों को वैल्यू जो मिलेगी वो इसी इंटरवल में मिलेगी, है ना भाई। तो 0 पे GIF लोगे तो 0 ही मिलेगा। 0.9 का GIF लोगे तो भी क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। और 1 लेना है कि नहीं लेना? नहीं। अगर 1 लेना होता तो आंसर 1 भी आ सकता था, लेकिन 1 अपन को लेना नहीं है। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू है ना, अंदर वाले की, और बाहर GIF ले रहा हूं तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई ये वाली? ठीक है ना भाई। नेक्स्ट है अपनी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी। तो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, देखें। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और प्लस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू हैगी वो क्या होगी, ये अपने को देखना है। तो वही कहानी, पुरानी वाली स्टोरी, या तो इंटीजर हो तो क्या, और इंटीजर ना हो तो क्या। ये दो ही कहानियां बनती हैं, इंटीजर हो तो क्या और इंटीजर ना हो तो क्या। यही पढ़ा था अपन लोगों ने, है ना भाई। तो देखो इंटीजर हो तो आप इंटीजर रख के देख लो पहले। तो इंटीजर पे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब दोनों ही सेपरेटली 0 हो रहे हैं तो 0 + 0 कितना आएगा? 0। समझ गए कैसे बताऊं करके? अपन ने पढ़ा था ना, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था वैसे ही। x माइनस डब्बे में x। आप इसको अकेले सोच लो, x की प्लेस में 2 रखोगे, डब्बे में -2, तो -2 डब्बे के अंदर कितना देगा? 2 ही देगा ना भैया। तो 2 की वैल्यू 2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। जब ये अकेला 0 और ये भी अकेला 0 होगा, जब दोनों ही सेपरेटली 0 हो रहे हैं तो 0 + 0 कितना जाएगा? 0, है ना भाई। और जब x इंटीजर ना हो तो क्या, ये सोचना है अपने को। तो कोई एक वैल्यू ले लो, जैसे 2.3 रख देते हैं x की प्लेस में। इधर भी अपन लोग क्या रख देते हैं? -2.3। प्लस ही रखना है, वो तो x की प्लेस पे रखा है अपन ने प्लस में, आगे माइनस है तो ऑलरेडी हो गया। तो ये 0.3 देगा। और बताओ ये कितना देगा? 0.7 प्लस में। दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है? 1। और भी एग्जांपल लेके देख लेना आप लोगों को, हमेशा कितना मिलेगा भाई? 1 मिलेगा। सबसे बढ़िया तरीका यही है, x की वैल्यू अपने मन से ले लो और रख दो उठा के, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 4th नंबर की, और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है देखते हैं अपन लोग आगे। अगर यदि मान लो फ्रैक्शनल में x है और कोई इंटीजर वैल्यू ऐड हो रही है ना भाई। n क्या है आपका? n बिलोंग्स टू इंटीजर है, यानी कि z ले लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा भाई? सुनना जरा ध्यान से। तो आपको सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मिलेगा। इंटीजर को अगर यदि आप GIF के अंदर ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रूफ देख लो। प्रूफ क्या होगा? फॉर्मूला लगाओ, वही वाला, x + n माइनस डब्बे में x + n। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ये मेन फॉर्मूला लगा दिए, स्टार्टिंग वाला। हमारा फॉर्मूला होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, कितना? x माइनस डब्बे में x होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे फ्रैक्शनल में x की प्लेस पे x + n आ गया, तो यहाँ पे भी x + n आएगा, यहाँ पे भी x + n आएगा, दोनों पे, है ना जी। और n इंटीजर है तो अपन ने GIF में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर इंटीजर वैल्यू अगर GIF के अंदर ऐड हो रही हो तो हम उसको बाहर ले सकते हैं। ये अपन लोगों ने कल ही पढ़ा था भैया ना। तो x + n माइनस डब्बे में x, और यहाँ पे प्लस n बाहर लूंगा तो प्लस माइनस वो -n हो जाएगा, n से n गया। और x माइनस डब्बे में x को मैं क्या, मैं वापस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो ये इसका हो गया प्रूफ। ठीक है ना भाई, लिख लो ये सारी चीजें। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप ये वाली चीज और ध्यान रखना, वेयर n बिलोंग्स टू z मैंने यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन फिर भी आप अलग से और लिख लो, वेयर n बिलोंग्स टू z। जब n इंटीजर हो तभी ये प्रॉपर्टी काम करेगी भाई, है ना। ये चीज का और ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भाई, फाइंड दी डोमेन एंड रेंज। ये अपने पास 3 फंक्शन दिए हुए हैं, इनकी हमें डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन की बात कर लेते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी। तो डोमेन क्या होगी, हमें बस ये देखना है कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए। और बताओ फ्रैक्शनल 0 कब होता है? इंटीजर पे 0 होता है। इट मींस x डज नॉट इक्वल टू या डज नॉट बिलोंग्स टू कितना भाई? इंटीजर, यानी कि i या फिर z, जो भी आप लिखना चाहें। या फिर ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो, और करके n लिख दोगे और कॉमा लगा के भाई n बिलोंग्स टू z भी लिख सकते हो, ये भी सही आंसर है। इतने सारे तरीके से वो आंसर दे सकता है।
x डज नॉट बिलोंग्स टू कितना भाई i और z, या फिर ऐसा भी दे सकते हो x डज नॉट बिलोंग्स टू कितना भाई n, और n बिलोंग्स टू क्या बोल दो z। बात वही तो हो गई है ना, ऊपर वाले और उसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, बात डायरेक्ट लिख दो, ठीक है कि नहीं। हाँ भाई वही डायरेक्ट लिख दो या ऐसे लिख दो, कई बार वो घुमा फिर आगे लिख देता है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना, ये कहानी है। इसी चीज को अगर यदि आप लिखना चाहें इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो r माइनस कितना भाई n, और वेयर n बिलोंग्स टू कितना z, ठीक है कि नहीं, या फिर यहाँ पे n की जगह पे z ही लिख देते डायरेक्टली, z आपको पता ही है इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं z को, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये डोमेन होगी। अब बात करेंगे रेंज की, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में फ्रैक्शनल देखे, क्या देखे, फ्रैक्शनल देखे, आप फ्रैक्शनल की रेंज का फायदा उठाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। बहुत सारे तरीके हैं रेंज निकालने के, लेकिन जब भी मैं किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शनल मतलब जिसकी रेंज पता है उसकी अगर मैं y के टर्म्स में वैल्यू पता कर पाऊं तो मैं सबसे पहले वही काम करूंगा, ये सबसे इजीएस्ट वे लगता है। जैसे अपन लोगों ने वो e की पावर 1/x की रेंज निकाली थी जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे थे, याद है कि नहीं है, तो वहां पर भी अपन लोगों ने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली थी। इधर भी आप यही करें, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में x की वैल्यू y के टर्म में निकाल पाए तो निकालें। तो यहाँ पे x की तो नहीं निकाल पा रहे लेकिन फ्रैक्शनल की वैल्यू तो निकाल पा रहे हैं ना, तो नोट डाल के लिखना आप लोग, कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप फ्रैक्शनल की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल पा रहे हो तो निकाल लो, है ना, y के टर्म्स में अगर इजीली निकल रही है ना भाई, y के टर्म्स में इजीली निकल रही है तो निकाल लो, निकल रही है कि नहीं निकल रही है, इजीली निकल रही है तो निकाल लो भाई, ठीक है कि नहीं। तो अपन लोग यहाँ पे ऐसे कुछ करने वाले हैं, है ना भाई। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना भाई किसकी, फ्रैक्शनल की, y के टर्म में इजीली निकल रही है तो निकाल लेते हैं। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपको काफी सिंपल लगेगा, और उससे फायदा ये भी है कि फ्रैक्शनल की आपको डायरेक्टली रेंज पता है ना भाई, इसलिए अपन उसका फायदा उठा लेंगे। तो अपन लोग यहाँ पे y इक्वल टू में 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले लेंगे, ये रेंज निकालने के लिए बता रहा हूँ। तो फ्रैक्शनल की वैल्यू y के टर्म में निकालोगे तो फ्रैक्शनल इक्वल टू में 1/y आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब फ्रैक्शनल ऑफ x की जो रेंज है ना वो हम जानती हैं कितनी होती है, बिलोंग्स टू 0 to 1, यही होती है ना, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 लेस देन इक्वल टू में फ्रैक्शनल ऑफ x और लेस देन कितना भाई 1, है ना। बस फ्रैक्शनल की जगह पे आप 1/y लिख दो, एक बार इसको सॉल्व करेंगे और एक बार इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा, यही पढ़ा था अपन ने। तो एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना भाई। तो ये सीधा सीधा y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यहाँ पे समझ गए कि नहीं। इक्वल टू क्यों नहीं लगाया y में, क्योंकि अपॉन वाला क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। और कोई क्रिटिकल पॉइंट है क्या, नहीं है, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो जो इनइक्वालिटी है वही आंसर आता है। बस इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि y अपॉन में, तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया भाई इतने का। अब इसको कर लेते हैं, तो 1/y लेस देन कितना भाई 1, एलसीएम लोगे तो 1 - y/y लेस देन 0, समझ में आया, डायरेक्ट कर दिया मैंने एलसीएम, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पे इधर तो जगह है नहीं, नीचे ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे आप लोग जो है थोड़ा माइनस y है ना, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए माइनस कॉमन ले लेना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका y बिलोंग्स टू -∞ से कितना भाई 0 और यूनियन 1 से कितना भाई ∞। अब ले लो इसका और इसका कॉमन, इसका और इसका क्या कॉमन, तो y ग्रेटर देन 0 को आप लिख सकते हो y बिलोंग्स टू 0 से ∞, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। तो इसका और इसका कॉमन बता दो कितना होगा, मुझे तो दिख रहा है 1 से ∞ है, है कॉमन दोनों का, या तो चाहो मैंने पढ़ाई रखा है कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 0 से ∞, और इस पूरे का कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा, है ना भाई। कॉमन सॉल्यूशन कितना निकल रहा है 1 से ∞, तो y बिलोंग्स टू 1 से ∞ आपका आंसर हो जाएगा भाई फाइनल वाला। ये तो हो गई बिल्कुल आराम से वाली मेथड, जो कि इजी लगती है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं आती इधर, है ना। बस मैंने थोड़ा डाइट किया है, आप आराम से भी करोगे तो अभी आपके आंसर यही आने हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी में डायरेक्टली आंसर लिख दिया था, इसका डायरेक्ट आंसर ये लिख दिया, आप आराम से करोगे तब भी यही आना है ना भाई, ठीक है कि नहीं। इधर तो मैं हमेशा डायरेक्ट लिखता ही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इनइक्वालिटी में ये सारी चीजें ऑलरेडी बता रखी है। चलो भाई कर लो इतना, फिर मैं इसकी एक और मेथड बताऊंगा डायरेक्ट वाली।
ठीक है, देखें अब इसकी जो शॉर्ट है बिल्कुल डायरेक्ट वाली मेथड है ना। अभी तो मैंने बता दिया फ्रैक्शनल की वैल्यू अगर y के टर्म में इजीली निकल रही है तो निकाल लो, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल की रेंज पता होती है, हमने उसकी रेंज का फायदा उठाया यहाँ पे, और फ्रैक्शनल की जो भी हमने वैल्यू निकाली थी वो इधर रख दी, तो 1/y। फिर हमने इसको इतने को सॉल्व कर लिया अलग, है ना भाई। देखो 1/y की तरफ मुंह खुला है तो इधर मैंने 1/y की तरफ मुंह खुला रखा। और जब सिंगल आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा हो तो जो इनइक्वालिटी है ना भाई, वही उसी में ही आंसर आता है। बस इक्वल टू इसलिए नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि y जो है वो डिवाइड में है, अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, और नीचे वाला जीरो नहीं होता, इसलिए जीरो पे क्लोज नहीं लगाना है, तो इसलिए इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि जीरो काउंट ही नहीं कर सकते, समझ गए, ठीक है ना। और इसको अपन लोगों ने लिख दिया y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। और दूसरी चीज अपन के पास ये भी तो बचा था, इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1/y लेस देन 1 इसको सॉल्व किया, y नेगेटिव वाला था, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन कन्वर्ट हो गया ग्रेटर देन में, है ना भाई। फिर उसका सॉल्यूशन ये होता है कि डायरेक्टली अपन लोगों ने पता है, मैं बार बार बोलता हूँ, इनइक्वालिटी का लेक्चर देखो भाई, है ना, ठीक है कि नहीं। फिर इसका और इसका जो कॉमन था इस वाले का, वो कितना था, ये था। अब इसी को अपन लोग यदि डायरेक्टली करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखो भाई, हम ये सोचेंगे कि फ्रैक्शनल की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे जो रेंज निकालनी है वो 1 फ्रैक्शनल की रेंज निकालनी है, तो ध्यान से सुनना। जब भी रेसिप्रोकेट करते हैं ना फंक्शन को, तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, डिवाइड करते हैं उल्टा, क्योंकि आपको भी पता है कि जितनी बड़ी छोटी वैल्यू ऊपर होगी उसको अपॉन में लेके जाओगे वो उतना बड़ा हो जाएगा, है ना, इसलिए चेंज हो जाएगा। तो 1 को पहले लेंगे हम, तो 1 के अपॉन में 1 तो 1 ही आएगा, और 1 पे ओपन है तो ओपन ही रहेगा, 1 पे ओपन है तो ओपन ही रहेगा। और 0 को अपॉन में लेके जाएंगे तो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो देख लो पहले वाला आंसर और अभी का आंसर सेम है क्या, अलग है, सेम है सर, है ना। 1 फ्रैक्शनल मतलब वो भी y है ना, 1 फ्रैक्शनल ऑफ x क्या है, y तो ये है, ये भी तो y बिलोंग्स टू ही आया, y की वैल्यू मतलब रेंज की वैल्यू, y की वैल्यू मतलब पूरे की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो आपको रेंज मिलेगी। तो ये एक लाइन में रेंज निकल आई, और पहले अपन लोगों ने थोड़ा लेंथी मेथड में सॉल्व किया है, ये सही है। तो आपकी मर्जी, आपको जो बेटर लगे वो कर लो, मैंने दोनों मेथड आपको बता दी, ठीक है ना भाई। हाँ अभी तो ये सही लग रही है, लेकिन जब थोड़ी सी टिपिकल टाइप के इधर आते हैं ना तब ये अच्छी नहीं लगती फिर, ठीक है ना, वो तो आपकी इच्छा है, फिर आपको जो करना हो वो कर लेना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग, है ना भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भाई कॉस में है, और हमें इसकी भी डोमेन और रेंज निकालनी है ना भाई। तो कॉस की क्या स्टोरी है भी अपन लोग देख लेंगे। तो पहले तो अपन लोग बात कर लेते हैं इसके डोमेन की। ये बाहर जो है ना ये GIF है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, बाहर क्या है, GIF है। तो y इक्वल टू ले लो अपने मन से, उसने कुछ नहीं दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे डोमेन की। तो बताओ क्या फ्रैक्शनल की डोमेन कैपिटल R होती है, बिल्कुल होती है। क्या कॉस की डोमेन भी कैपिटल R होती है, बिल्कुल। जब दोनों की डोमेन कैपिटल R है तो ना तो कॉस दिक्कत दे रहा है और ना ही फ्रैक्शनल दिक्कत दे रहा है और ना ही GIF कहीं पे भी दिक्कत देता है। मतलब फाइनली जो इनकी डोमेन निकलेगी वो कितनी निकलेगी, कैपिटल R। तो डोमेन के साथ में तो हमें यहाँ पे कोई समस्या नहीं हुई। बात करते हैं रेंज की। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले मैं अंदर से बाहर की ओर चलूंगा। अगर आपको अंदर वाले की रेंज पता है तो सबसे पहले आप वही वाला फंडा निकालेंगे, अंदर से बाहर की ओर। जब 2-4 फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो अपन लोग वही अंदर से बाहर की ओर वाले फंडे पे चलते हैं। लेकिन कंडीशन ये भी है कि अंदर वाले की आपको रेंज पता होना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल फ्रैक्शनल की रेंज पता है, जो कि कितनी है भाई, 0 to 1, ठीक है ना। अब अपन लोग क्या ले लेंगे, इसमें कॉस ले लेंगे बोथ दी साइड। और कॉस जो होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, पता है कि भूल गए, कॉस का ग्राफ देखो ना कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे ही तो चलता है ना भाई। 0 फिर कितना होता है, π/2 फिर कितना होता है पाई। फर्स्ट और सेकंड तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, डिक्रीजिंग, सिर्फ इतने इंटरवल में, ठीक है ना। और ये 1 जो है ना इसको रेडियन लेके चलेंगे क्योंकि अंदर है, तो 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री, 57 डिग्री, हाँ या ना। ये 1 जो है इसको रेडियन में लेके चलेंगे अपन लोग, ठीक है ना, क्योंकि डिग्री नहीं लगा है तो रेडियन है। तो 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन लोग अभी, है ना भाई। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो डिक्रीजिंग है। अच्छा डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना भाई। तो जो 1 है वो पहले आ जाएगा cos 1। अच्छा cos 1 की वैल्यू किसी को पता है, नहीं पता,
cos 57 डिग्री की वैल्यू पता है क्या? अप्रॉक्स 57 होता है, कुछ पॉइंट में भी आता है, मालूम है ना, मिनट में भी आता है, पॉइंट में मतलब मिनट में और सेकंड में। तो cos 1 इधर आ गया, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो चलो बाद में लिख देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो cos फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू cos 1 से cos 0। अच्छा cos 0 की वैल्यू तो बन हो गई है ना भाई, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा cos 1 की वैल्यू कितनी आएगी? नहीं पता कितनी आएगी, लेकिन इतना पता है कि ये किससे छोटी होगी? 1 से छोटी वैल्यू देगा ये, क्योंकि cos 57 डिग्री यानी cos 60 मान लो आप लोग, cos 60 की वैल्यू कैसी आती है? 1 से छोटी आती है कि नहीं आती है? अब मैं इसमें लगाने वाला हूं GIF यानी कि डब्बा। तो आप खुद सोचो कि इसमें कहां से कहां तक वैल्यू जाएगी। इसमें आप जब डब्बा लगाओगे तो आप सोचो कि इसके अंदर कितने इंटीजर मिलेंगे, आप खुद बताएं। 1 से कम ही है, 1 रखोगे डब्बे के अंदर तो 1 ही मिलेगा आपको, और 1 से छोटी वैल्यू कितनी रख दो वो क्या दे देगा? 0। माइनस में तो है नहीं, ये मान लो आपको 0.6 दे रहा है तो 0 डब्बे के अंदर, 0.5 रखोगे तो भी क्या आएगा? 0। तो अब आप बताओ डब्बे की जो रेंज आती है वो इंटरवल में आएगी या फिर कर्ली ब्रेसेस में आएगी? ओपन या क्लोज में आती है कि कर्ली में आती है? कर्ली में आती है, क्योंकि ये सुपरफास्ट ट्रेन है भाई, इंटीजर टू इंटीजर रुकती है, अपन ने पढ़ा था है ना भाई, इंटीजर टू इंटीजर रुकती है ये। cos 1 की वैल्यू 0.106 आई या 0.7 आई तो डब्बा जो है वो 0.6 को कितना कर देगा? 0। और 1 रखोगे डब्बे के अंदर तो वो 1 ही देगा। तो आपकी जो रेंज है ना वो 0 और 1 ये आ जाएगी। और करली में क्यों आएगी? क्योंकि आप 0.9 रखो या 0.8 रखो या 0.7 रखो वो सारे के सारे 0 आएंगे, और 1 रखने पे अकेला 1 मिलेगा, मतलब सिर्फ इस 1 की वजह से आपको 1 मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। ठीक है ना? तो चलो भाई कर लो। यहाँ पर क्या होता है, अगर यदि अपने पास काफी सारे फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रहे हो, जैसे देख रहे होगे आप लोग GIF के अंदर cos है, cos के अंदर भी फिर फ्रैक्शनल है, तो पहले आप ये देखा करो कि अंदर वाली की आपको रेंज पता है, बिल्कुल पता है, तो वही अंदर से बाहर की ओर वाले फंडे पे चलना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले मैंने GIF की फ्रैक्शनल की रेंज लिख दी जो कि मेरे को पता थी 0 to 1। फिर बाहर क्या था? cos था, cos फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और ये रेडियन में होती है वैल्यूज, है ना भाई। 0 देखो 0 डिग्री या 0 रेडियन एक ही चीज है, उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं है। लेकिन जो 1 रेडियन है वो अपन लोगों ने पढ़ा था अप्रॉक्स 57 डिग्री होता है 1 रेडियन, है ना भाई। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos का ग्राफ होता है ऐसा चलता है, जो कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, मतलब जो बड़ी है वो छोटे में हो जाएगी और जो छोटी है वो बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो cos 1 पहले आ गया और cos 0 बाद में पहुंच गया। अब cos 0 की जो वैल्यू है 1 होती है। बस आपको अब ये देखना है कि यहाँ पे आपको कितने इंटीजर मिलेंगे, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, क्योंकि GIF लगाने वाले हैं ना अपन बाहर, तो बस इसमें देख लो कितने इंटीजर मिलेंगे, उसी के हिसाब से अपन लोग चलेंगे भाई, है ना भाई। तो cos 1 की वैल्यू 1 से छोटी आएगी और ये 1 तक जाएगा। तो अगर आप GIF लगा रहे हो तो GIF के अंदर आप 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, और ये 1 से छोटी वैल्यू है ना cos 1, cos 57 डिग्री की वैल्यू आती है 0.5 अप्रॉक्स मान लो, cos 60 के पास में तो है, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 मतलब कितना भाई 0.5 हो जाएगा, है ना भाई। और 0.5 को डब्बे के अंदर पटकोगे तो क्या देगा? 0 देगा, है ना भाई। तो 1 से छोटी 0.9 आएगी तो वो भी क्या देगा? 0 ही देगा। 0.8 रखोगे वो भी क्या देगा? 0 ही देगा। इसलिए आपकी रेंज होगी वो 0 होगी या फिर 1 होगी। ठीक है ना भाई। ये इन दोनों के अलावा आपको कोई और आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये आपकी रेंज हो गई कॉस की। अब आते हैं अपन लोग लॉग में। तो लॉग में भी अपन को डोमेन और रेंज दोनों चीजें निकालनी है ना भाई। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर अपने को क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है ना। तो देख लॉग क्या कहता है? लॉग कहता है फ्रैक्शनल पार्ट जो भी लॉग के अंदर है ना भाई, वो क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो रेंज होती है वो पहले 0 से 1 होती है ना। पहले आप ये देख लो। तो ये नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं रहा, लेकिन प्रॉब्लम है क्या कहीं? बिल्कुल है प्रॉब्लम। कहाँ प्रॉब्लम है? 0 पे अकेले। फ्रैक्शनल वैसे भी कभी नेगेटिव नहीं होता, है कि नहीं, है ना। मतलब वो कहना चाह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग यही कहता है ना। हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब ये वैसे ही हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम है और वो 0 के होने से। अगर ये भी नहीं हो रहा होता तो फिर तो डोमेन कैपिटल आर हो जाती। अगर इधर 0 पे ओपन लगा होता फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज में, तो फिर तो रेंज क्या हो जाती? कैपिटल आर हो जाती, क्योंकि हमेशा ही फंक्शन डिफाइंड था।
तो अभी भी डिफाइंड है, सिर्फ जीरो पे प्रॉब्लम हो रही क्योंकि लॉग के अंदर जीरो भी नहीं आता और ये जीरो दे रहा है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल एक मशीन है जो हमें ये वाले आउटपुट देगी, पॉजिटिव तो दे रही है लेकिन जीरो और दे रही। काश जीरो और नहीं दिया होता तो हमारी रेंज, हमारी जो डोमेन है वो कैपिटल आर हो जाती। तो सिर्फ जीरो होने से प्रॉब्लम है, तो सिर्फ जीरो होने से प्रॉब्लम है अकेले, तो जीरो से ही प्रॉब्लम है। किससे प्रॉब्लम है? जीरो होने से प्रॉब्लम है। मतलब फ्रैक्शनल जीरो कब नहीं होगा, बस ये सोच लो आप। जीरो होने से क्या है भाई? प्रॉब्लम है। बताओ कौन जीरो कब नहीं होगा? ये फ्रैक्शनल इंटीजर पे, बस इंटीजर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब वही फर्स्ट वाले की जो डोमेन थी वही निकल गई। x does not belongs to y लिख दो या z लिख दो, या वही आपको पता ही है, बार बार नहीं लिख रहा वो चीज है ना, ठीक है ना। ये अपनी क्या हो गई भाई? डोमेन हो गई। जो फर्स्ट वाले की डोमेन आई थी वही इसकी हो गई। और फ्रैक्शनल कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो अपने को टेंशन लेनी नहीं है। अब बात करते हैं अपन लोग रेंज की। तो फ्रैक्शनल की जो रेंज है वही अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। फ्रैक्शनल की जो रेंज है वो है 0 टू कितना भाई? 1। बाहर कितना दिख रहा है? लॉग। लॉग इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है? बेस में देखो 1 से बड़ा के छोटा, बेस में ई रहा होगा, ई 1 से बड़ा होता है ना भाई, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बोथ दी साइड लॉग ले लेंगे। तो लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू, अच्छा भाई जीरो तो लेना है नहीं है क्योंकि ये क्या देगा आपको? इन्फिनिटी देगा। तो इस पे क्लोज की जगह पे क्या लग जाएगा? ओपन। और लॉग जीरो कितना दे देगा आपको? माइनस इन्फिनिटी। और लॉग 1 कितना दे देगा? जीरो। अच्छा डायरेक्ट चल जाएगा कि नहीं चलेगा? आगे समझ में डायरेक्टली। लॉग जीरो कितना दे रहा है? माइनस इन्फिनिटी, इसलिए इस पे अपन लोग क्या लगा देंगे? ओपन। वैसे भी आपको पता ही है वाली बात, जो चीजें इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी देती हैं उन पे ओपन लग जाता है, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन लगता है। और लॉग 1 पे तो पहले से ही ओपन लगा था, इसलिए इस पे ओपन ही लगाना पड़ा। अगर इधर क्लोज होता तो इधर भी क्लोज आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो log 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 0। तो ये हो गई आपकी रेंज, क्योंकि आपने पूरे की वैल्यू निकाल ली है। पूरे की वैल्यू मतलब रेंज आ जाएगी आपकी, है ना भाई। रेंज मतलब y की वैल्यू, y मतलब पूरा। तो देखें भाई, अब क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पे? अगला क्वेश्चन अपना ये है कि फाइंड दी रेंज। हमें इनकी रेंज निकालनी है, डोमेन नहीं पूछी क्योंकि डोमेन काफी सिंपल थी इनकी, है ना भाई। और वैसे भी रेंज के ही क्वेश्चन आएंगे इनके एग्जाम में, जब भी आएंगे ये वाले। तो जब भी आपको जीआईएफ का इन्वॉल्वमेंट देखे रेंज में, तो आप पहले सबसे पहले ये सोचो कि ये कन्वर्ट हो जाएगा में फ्रैक्शनल में, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल की रेंज डायरेक्टली पता है। तो हम यही सोचेंगे कि पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा में फ्रैक्शनल में, तो हम फ्रैक्शनल के बारे में सोचेंगे। तो 3 + x है, पहले जो इंटीजर अंदर है ना इसको बाहर फेंक दो, तो +2 बाहर आके प्लस और माइनस -2 हो जाएगा। जो आगे माइनस था ना उसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये जो चीज है ये क्या है? 3 - 2 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और हम चाहते ही यही है कि क्वेश्चन में फ्रैक्शनल बन जाए, क्वेश्चन में क्या आ जाए? फ्रैक्शनल आ जाए, क्योंकि फ्रैक्शनल की रेंज हमें डायरेक्टली पता है। अब ये y = अपने मन से ऐड कर लेंगे, तो हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल की रेंज है वो कितनी होती है भाई? 0 to 1। अब हम क्या कर देंगे इसमें 1 ऐड, क्योंकि 1 ऐड दिख रहा है हमें लोगों को, है ना भाई। तो 1 ऐड कर दिया, तो 1 + फ्रैक्शनल में x बिलोंग्स टू, इधर भी 1 ऐड करेंगे तो 1 से कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी कि रेंज। ठीक है ना। देखो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि ये वाली मेथड लग जाए, ताकि आपको ज्यादा अलग अलग मेथड ना पढ़ना पड़े। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में y = आपको दिया हुआ है भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन में 3x - 3 डब्बे में x + 4, है ना। तो हम यहाँ पे इधर इधर फ्रैक्शनल है, जीआईएफ नहीं है, सॉरी इधर जीआईएफ है, फ्रैक्शनल नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शनल नहीं है उसको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करो, शायद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो हो रहा है, जैसे ही आप 3 कॉमन लोगे तो अंदर आपको मिल जाएगा x - डब्बे में x और +4 है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? इसको हम क्या लिख देंगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो y = में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन में 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1, सॉरी 4। तो अब आप बताओ कि यहाँ पे फ्रैक्शनल की वैल्यू y के टर्म्स में इजीली निकल रही है कि नहीं निकल रही है? बिल्कुल निकल रही है। जब एक जैसा फंक्शन होता है ना, देखो जैसा इधर है वैसे ही फ्रैक्शनल इधर है। जब एक जैसा x होता है ना पूरे क्वेश्चन में, तो इजीली x की वैल्यू y के टर्म में आ जाती है। तो हम फ्रैक्शनल की वैल्यू y के टर्म में इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें फ्रैक्शनल की रेंज पता है, ठीक है कि नहीं। तो चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 4y = में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कितना भाई? x, है ना भाई। 4y इधर ऐसे ही कैसा, फ्रैक्शनल को उधर ले जाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या फ्रैक्शनल तो 1, और ये प्लस का तो उधर जाके क्या आएगा? माइनस का, और फ्रैक्शनल मैंने कॉमन ले लिया था पहले। क्या डायरेक्टली समझ में आ गया? ठीक है। अब ये 1 - 3/(into) में इधर आके डिवाइड में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4y अपॉन में 1 -
3y। अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है भाई, 0 to 1, जिसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 लेस देन इक्वल टू में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और लेस देन कितना 1। यही मेथड अपन लोगों ने पहले भी लगाई थी, वो 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में अगर याद हो तो, है ना भाई। अब अपन लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शनल की वैल्यू आई है वो उठा के यहाँ पे पुट करना है आपको। तो 0 लेस देन इक्वल टू में 4y अपॉन में 1 माइनस 3y और लेस देन 1। तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे और एक बार इसको, और लास्ट में दोनों का क्या ले लेंगे हम, कॉमन सॉल्यूशन, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, इसको रफ कर देते हैं। तो देखें एक बार अपन लोग 0 के साथ में ले लेंगे, तो 4y अपॉन में 1 माइनस 3y, इसकी तरफ मुंह खुला है तो इसी की तरफ मुंह खोल देंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबसे पहले y के कोएफिशिएंट को बनाएंगे पॉजिटिव, माइनस कॉमन लेंगे, उधर लेके जाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो हमारा आंसर हो जाएगा y बिलोंग्स टू कितना भाई, 1/3 से 1/3 पे ओपन क्यों लगाया, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट कहां से मिला, डिनोमिनेटर से, है ना भाई। तो 1/3 से कितना भाई, 0, और 0 पे क्या आएगा क्लोज, क्योंकि इक्वल लगाया और वो न्यूमरेटर से लिया गया है। तो पहले वाले का सॉल्यूशन ही हो गया, है ना भाई, यानी कि इसका। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो 4y अपॉन में 1 माइनस 3y लेस देन कितना भाई 1, तो 4y अपॉन में 1 माइनस 3y माइनस 1, एलसीएम डायरेक्ट ले लेता हूं तो -1 और माइनस माइनस कितना भाई, आप आराम से कर लेना, प्लस 3y एंड लेस देन 0। बस 4y और 3y कितना हो गया, 7y माइनस 1, और नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3y माइनस 1, और माइनस उधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली आएगा y बिलोंग्स टू कितना, माइनस इंफिनिटी से कितना भाई, 1/7 के 1/3, 1/7 छोटी वैल्यू है ना भाई, माइनस इंफिनिटी से 1/7, इधर जगह नहीं है, माइनस इंफिनिटी से 1/7 और यूनियन 1/3 से कितना भाई, इंफिनिटी। यही हो जाएगा अपना सॉल्यूशन इसका। बस अपन लोग इसका और जो इधर आंसर आया था 0 से 1 का, इन दोनों का, सॉरी 0 से 1 नहीं था कि आंसर ये रहा ऊपर, तो इन दोनों का अपन लोग क्या ले लेंगे, कॉमन सॉल्यूशन, है ना भाई। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या डायरेक्टली आपको दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है कि नहीं, है ना। तो डायरेक्टली लिख देंगे 1/3 से 0 हमारा फाइनल आंसर है। इन दोनों का कॉमन जो है वो कितना हो रहा है भाई, 1/3 से 0 से 1/3, हाँ उल्टा लिख दिया यार अपन ने, 0 से 1/3 आता, सही बोल रहा हूँ वही तो सर, नहीं फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो फिर तो सर कॉमन आंसर आ, ठीक है भाई, यहाँ पे गलत लिख दिया था 0 से 1/3, इन दोनों का अपन लोग कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ निकाल देता हूँ मैं कॉमन। सबसे छोटी वैल्यू क्या है भाई, 1/7 है, सॉरी 0 है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है भाई, 0 है। उससे बड़ी वैल्यू क्या है, 1/7, उससे बड़ी 1/3, यही है। तो पहला वाला सॉल्यूशन कह रहा है 0 से 1/3 और 0 पे भरा हुआ बोला है और 1/3 पे ओपन है, खाली है। और दूसरा वाला सॉल्यूशन कह रहा है माइनस इंफिनिटी से 1/7 और 1/3 से कितना भाई, इंफिनिटी, और इधर भी खाली बोले ही है। तो कॉमन सॉल्यूशन जो है ना वो अपना क्या जाएगा, ये वाला 0 से 1/7, और 0 पे क्लोज है और 1/7 पे क्या ओपन है, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। इनकी शॉर्टकट भी होती है, लेकिन मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा शॉर्टकट 1-2 लेक्चर के बाद, क्योंकि और भी तो दूसरे फंक्शन है ना, उनमें भी वो शॉर्टकट काम कर जाती है, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। क्योंकि एक साथ मैं इधर पढ़ा दूंगा तो हो सकता है आप दूसरे फंक्शन में ध्यान नहीं रख पाओ कि वो शॉर्टकट है क्या। तो अभी आप लेंथी मेथड से ही करें, जब मैं शॉर्टकट पढ़ा दूंगा तो फिर शॉर्टकट सीख लेना, लेकिन लेंथी भी आना जरूरी है, लेंथी से अच्छे से समझ में आता है कि हो क्या रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही है, ये मैं आप लोगों को दे देता हूँ होमवर्क में, आप लोग सॉल्व करके लेकर आना। इसका मैं आंसर यहीं पे दे देता हूँ शॉर्टकट से मन में सॉल्व करके। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 0 से 1/2, ठीक है कि नहीं, 0 से 1/2 और 1/2 पे ओपन आएगा, ठीक है कि नहीं, क्लियर हो गई बात। ये आपका आंसर आने वाला है, ये मैंने शॉर्टकट से डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप लोग सॉल्व करना, ठीक है कि नहीं। मन में ही हो जाता, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शॉर्टकट इतनी बढ़िया है इसकी। लेकिन अभी बताऊंगा नहीं मैं, ये 2 लेक्चर के बाद बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 2020 डब्बे में x माइनस r और प्लस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 2020 फ्रैक्शनल में x प्लस r, है ना भाई, और 2020 दिया है इक्वल टू में, अपन को x की वैल्यू निकालनी है।
देखो फ्रैक्शनल के अंदर जो ये r है, बताओ ये r है क्या? r जो है वो है क्या? इंटीजर वैल्यू तो ये आएंगी। 1 रखोगे r की प्लेस पे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे। तो मैंने बता ही दिया कि इंटीजर में क्या कहानी होती है, पढ़ाया था ना मैंने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n इक्वल टू में क्या भाई, फ्रैक्शनल ऑफ x, और n अगर क्या है, क्या है, इंटीजर है, तो फिर उसका कोई मतलब है ही नहीं है। फ्रैक्शनल में n बाहर नहीं आता, जीआईएफ में बाहर आता है। यस सर। फ्रैक्शनल में तो n खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। हाँ, मतलब ये समझ लो उसका किडनैपिंग हो गई, अपहरण कर लिया उसका। तो सर इसमें सर ये वो लगा, इसमें जीआईएफ लगा हुआ है, इसमें फ्रैक्शनल लगा हुआ है। ब्रेसेस देखो ना कौन से, स्क्वायर ब्रेसेस क्या है ना भाई। तो पहले इधर अपन लोग बाहर ले लेते हैं, तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 2020 है ना भाई। इसको लिख देंगे अपन लोग डब्बे में x माइनस कितना भाई, r बाहर, और इसको लिख देंगे अपन लोग समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 2000 कितना भाई 20, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इक्वल टू में कितना भाई 2020। अब ध्यान से सुनो, दोनों में समेशन की जो वैल्यूज है ना वो कैसी है, सेम है, तो इनको एक साथ ले लो पहले, फिर बाद में अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 2020 डब्बे में x माइनस r, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का भी फॉर्मूला लगा देंगे। कितना होता है, कितना होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फॉर्मूला, x माइनस कितना भाई, डब्बे में x, यही होता है कि नहीं होता है, और इक्वल टू में 2020 यही, ये इसकी प्लेस पे मैंने ये पूरा लिख दिया, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये डब्बा डब्बे से भी क्या हो गया भाई, निपट गया, डब्बा डब्बे से निपट गया। अब रखो भाई r की वैल्यू 1, तो r की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है ना। ये एक काम करो, इनमें भी अलग अलग समेशन ले लो, काय को फालतू में रखेंगे, इसमें अलग माइनस r और प्लस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 2020 x अलग, इक्वल टू में 2020 है। अब सुनो ध्यान से, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट 2020 नेचुरल नंबर। इसमें वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन लोग, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, और इधर क्या आएगा बता सकते हो, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, नहीं 2020x, बताओ क्यों, अरे वो 1 की तरह समेशन बॉस पढ़ा था अपन लोगों ने, r इक्वल टू 1 से 2020x है ना भाई। r की प्लेस पे 1 रखो तो भी x, आ रहा ही नहीं है। कोई तो r की प्लेस पे 2 रखोगे तो भी क्या x, r की प्लेस में 3 रखोगे तो भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ r है ना वो, तो कुछ भी रखोगे r की प्लेस में बार बार क्या होगा, x रिपीट होगा, और कितनी बार x रिपीट होगा, 2020 टाइम्स। तो x को 2020 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2020x आएगा ना भाई। x को 2 बार ऐड करो तो 2x आएगा, 3 बार ऐड करोगे तो 3x आएगा, 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 4x आएगा, और 2020 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2020x आ जाएगा, और इक्वल टू में तो 2020 है। तो देखो जरा ध्यान से डायरेक्ट करेंगे, 2020 सब में से कॉमन लेके निपटा दिया, मन में समझ में आ गया, मन में निपट गया 2020। तो x की वैल्यू हो जाएगी, इधर क्या बचा 1, और ये माइनस का 2020 अपॉन 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, एलसीएम ले लो और x की वैल्यू निकाल लो। 2023 नीचे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, चलो है ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली कितनी अपनी 2023 अपॉन में 2, ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, कल अपन लोग पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन, ठीक है ना। जय हिंद।